जापान में एक कहावत है कि डोंट गिव अ फिश टू अ पर्सन, टीचिंग फिशिंग। आज हमारे सामने जो शख्सियत उपस्थित हैं, राहुल आर्य जी। मैं पहले उनका अपने इतिहास सुनो चैनल पर स्वागत करना चाहता हूं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राहुल जी का जो पैतृक गांव है वो बागेश्वर जनपद के पांखू स्थित कोडिगाड़ी भगवती मंदिर जो है उसके बगल का गांव कोडिगाड़ी गांव इनका है। लेकिन इनके जो 3-4 पीढ़ियों पहले इनके बुजुर्ग हल्द्वानी में आ गए थे और यहीं बसे हुए हैं। और आज मैं उनसे मिलने के लिए, उनसे कुछ विशेष वार्ता करने के लिए हल्द्वानी से लगभग 15 किलोमीटर दूर इस खूबसूरत गांव बसानी में उपस्थित हुआ हूं। तो मैं दर्शकों के लिए ये जानकारी दे दूं कि राहुल जी की जो बेसिक एजुकेशन है वो घोड़ाखाल से हुई है। बाकी की एजुकेशन के बारे में या उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो कहाँ से हुई, आगे उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की, ये सब चीज जानने के लिए मैं राहुल जी से मुखातिब हूँ। राहुल जी, आप अपने बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है हमारे प्रतिष्ठान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा परिचय दे दिया कि मैं मूल रूप से कोडगाड़ी गांव का निवासी हूं, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मां भगवती का मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है। और मेरी जो मूल रूप से शिक्षा है वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से है। इंटर तक की मेरी शिक्षा जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से मैंने करी। और उसके बाद तत्पश्चात मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से करी है। बीएससी एग्रीकल्चर मैंने वहाँ से किया है। और उसके बाद मैंने अपना जो प्लेसमेंट था वहाँ से मैंने फाइनल ईयर में प्लेसमेंट लिया और मैंने 2008 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने वहाँ 11 साल जॉब करने के बाद 2019 तक मैंने वहाँ जॉब करी है जनवरी। उसके तत्पश्चात मैंने रिजाइन देकर अपना प्रतिष्ठान लगाया। और मेन चीज ये था कि घोड़ाखाल से पढ़ा होने के नाते आपको पता है कि वहाँ बचपन से एक बच्चे को अनुशासित जीवन जीना सिखाया जाता है और भारतीय सेना में की ओर ज्यादा रुझान रहता है। वहाँ के युवाओं का जो रुझान है वो भारतीय सेना की ओर ज्यादा रहता है। हालांकि वहाँ से हर क्षेत्र में घोड़ाखाल के बच्चे आज के डेट में हर क्षेत्र में अग्रसर है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, प्राइवेट जॉब्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड हो, जो वहाँ के छात्र हैं हर फील्ड में आज की डेट में अग्रसर है। पर जो मेन रुझान एक बच्चे के अंदर होता है, जो वहाँ एक भावना पैदा होती है एक दूसरे को देख के, तो वो रहती है फौज में जाने की। मेरे अंदर भी बहुत थी। इंटर करने के बाद जब पहली बार इंटरव्यू में गए तो नहीं हो पाया। इस तरीके से मैंने करीब इंटर के बाद 4 अटेम्प्ट एनडीए के दिए, तो जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तत्पश्चात कुछ तो करना ही था, तो फिर मेरे को उस समय मैंने 2 एग्जाम्स दिए थे। तब सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था, आज तो नीट होता है मेडिकल का। तो उसमें मेरी रैंक आई तो मेरे को गढ़वाल में एमबीबीएस के लिए कॉल था। मेरी रैंक थी, मैं चाहता तो वहाँ एडमिशन ले लेता, बट मेरी इच्छा कभी ऐसी हुई नहीं कि मेरे को एमबीबीएस करना है, क्योंकि उस समय भी दिमाग में फौज थी, तो कभी ऐसा लगा नहीं। तो एक ऑप्शन लगा कि यार बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता हूँ, क्योंकि घर के नजदीक था यूनिवर्सिटी। तो मैंने फिर बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ ज्वाइन किया। बीएससी एग्रीकल्चर मैं कर रहा था, तो 2008 में जब मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद पढ़ते पढ़ते ही हम लोगों के वहाँ बैंक पहले प्लेसमेंट्स होता था। बैंक्स में कृषि अधिकारी की एक पोस्ट होती थी, जिसमें कृषि अधिकारी लिए जाते थे बैंक्स में। तो उसमें जब हम फाइनल ईयर में थे तो हमारा प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट होने के बाद एकदम से जब होता है कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, तो घर वालों का भी प्रेशर रहता, नहीं अब तो जॉब लग गई, बैंक की जॉब है, बैंक में जॉब लग गई है। पहले बहुत चाम था बैंक की जॉब का, तो सबने कहा नहीं अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, आपको बैंक ज्वाइन करना चाहिए। मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। पर दिल में वो फौज तो हमेशा से थी, वो आज भी है। आज की डेट में भी अभी 2 साल मैंने टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दिया था, उसमें तो मेरा रिटर्न में खैर नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी इच्छा है कि मेहनत करके आगे एक बार दोबारा टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दूं और जैसे भी हो सके अपनी सेवाएं भारतीय सेना के लिए दूं। जैसा कि राहुल जी आपने जिक्र किया है कि सैनिक स्कूल से आपकी पढ़ाई हुई है, पूरी अपब्रिंगिंग आपकी ये कहना चाहिए कि वहां से हुई है। और सैनिक स्कूल का एक मोटो भी है कि नॉट लेस देन एनडीए, नॉट मोर देन एनडीए। तो आपके कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में ये बात है भी, अभी आप इसका जिक्र भी कर रहे थे जी। तो अभी आप के दिमाग में क्या आता है कि आपने जब, जैसे आपने कहा कि आपने बैंक की तैयारी करी तो बैंक में आप निकल गए थे,
तो अभी आर्मी के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो आज भी ये मानता हूं कि जो हमारी भारतीय सेना है वो एक सर्वोच्च सम्मान है। एक भारतीय सेना में जाना ही किसी नागरिक के लिए सर्वोच्च सम्मान है, किसी सम्मान से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक नौकरी नहीं, वो एक सेवा है जी। वो हर कोई भी नौजवान के लिए भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देना एक नौकरी नहीं, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। और वो मैं मानता हूँ वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनको ये मौका मिलता है। बिल्कुल जरूर। और मेरी कोशिश जारी रही, मेरी कोशिश ये जारी रही कि चलो मैं भारतीय सेना में नहीं जा पाया, लेकिन कोशिश मेरी इस तरीके से जारी रही कि जो लोग आज की डेट में रोजगार नहीं पा रहे जी। तो दिमाग में हमेशा ये था कि भाई उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। नौकरी करना कभी भी या बहुत ज्यादा पैसे की इच्छा करना मेरा कभी भी ध्येय नहीं रहा है। मेरा ध्येय ये हमेशा रहा है कि कैसे किसी व्यक्ति को एक रोजगार सिखा के उसको कैसे आगे बढ़ाए। बहुत सही। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कैसे मैं किसी व्यक्ति को, जापान में एक कहावत है कि डोंट गिव अ फिश टू अ पर्सन, टीच हिम फिशिंग। ओके। आप उसको मछली मत दो, आप उसको मछली मारना सिखाओ, कैसे पकड़े मछली। तो उससे क्या होगा कि वो जिंदगी भर उसको अपना रोजगार बना के अपनी फैमिली चला सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में रही है। मेरे दिमाग में एक बात ये भी आ रही है, जब आप कहते हैं कि आपने बीएससी एजी करी और उसी दौरान आपकी प्लेसमेंट भी हो गई थी वहां से, और आपने जो बैंक की नौकरी करी तो आपने कहाँ पे, कौन से बैंक में करी थी और कितने समय आपने बैंक की जॉब करी? मैंने सर सबसे पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ज्वाइन किया एज अ कृषि अधिकारी। पहले एक पोस्ट होती थी एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि बैंक के जितने भी कृषि फाइनेंसेस होते थे, जो भी एग्रीकल्चर फाइनेंसेस है, वो बैंक के देखा करते थे। जी। तो वो मैंने सबसे पहले बिजनौर में ज्वाइन करा। बिजनौर, सहारनपुर और यूपी के मुजफ्फरनगर में मैंने अपनी सेवाएं दी 11 साल। उसके बाद जब मैं अपनी सेवाएं दे रहा था ना, तो मेरे दिमाग में तो हमेशा रहता था, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने मुझसे कहा, नॉट मोर देन एनडीए, नॉट नथिंग लेस देन एनडीए, तो यही दिमाग में हमेशा एक फीलिंग रही है जी। तो ये था कि नहीं यार, एनडीए में तो नहीं जा पाए, लेकिन कुछ ऐसा करना है कि जिसमें लोगों की मदद कर सकूं। ओके। तो जॉब हमेशा मेरे लिए इतना अपीलिंग कभी रहा ही नहीं। तो जब मेरे को मौका मिला तो मैंने किसी तरह अपने घर वालों को मनाया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई जब भी आपके मन में ये बात आई होगी कि आपको जॉब में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जो आपका बेसिक एक कंसेप्ट है, दिमाग में एक बात चल रही होगी, साइड बाय साइड आपकी चल रही होगी कि मुझे जॉब तक ही सीमित नहीं रहना है, मुझे कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू करना है। तो ये कब आपके दिमाग में आया कि आपको स्टार्टअप? ये जब मैंने नौकरी करना शुरू किया और जब मैं पोस्टेड था बिजनौर में, तो मैं देखता था किसान गन्ना लगाते हैं। अब मैं उनको देखता था कि वो गन्ना आज काटते, पेमेंट उनकी आती थी 6-6 महीने के बाद, 1-1 साल के बाद। तो मैंने उनकी स्थिति को देखा, मैंने कहा हमारा किसान क्या कर रहा है। तो क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर फील्ड से थे और हमेशा से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है सभी स्कूल से कि हम हमेशा हर चीज में आगे बढ़ जाते हैं, तो हम लोग, मैं वहाँ किसानों की मीटिंगें करता था, उनको समझाता था कि यार इसमें कुछ नहीं है, तो आप कोई ऐसी क्रॉप लगाओ जिसमें आपको फायदा हो, शॉर्ट टर्म लगाओ जिसको कि आप बेच सको। बट वो था कि बहुत हाई लेवल पे वो लोग गन्ना लगाते थे, तो वहां में कुछ चेंजेस कर नहीं पाया। हालांकि मैंने बड़े समूह बनाए, उन लोगों को बड़ा समझाया। तो मीनवाइल मेरे को खुद ये रियलाइज हुआ कि ये जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, बेसिकली जिनके पास बहुत कम लैंड है, ये कैसे मतलब अपनी अपलिंग कर सकते हैं। बहुत मुश्किल होता था लोगों के लिए फैमिली चलाना, और कहीं से अगर मौसम खराब हो गया, क्लाइमेटिक इश्यूज आ गए, तो फसल खराब हो गई तो बड़ा उनके लिए परेशानी होती थी, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे लोन लिए होते थे बैंक से, उनको रिपे करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता। तो मैं उस टाइम पे स्टडी करा करता था कैसे हम एग्रीकल्चर को एक छोटी सी जगह पे हाई प्रिसिशन एग्रीकल्चर करके कैसे किसान की डिमांड बढ़ा सकते हैं। जी। तो मेरे दिमाग में उस समय कुछ कंसेप्ट आया, पॉली हाउसेज आया, फिशरीज मेरे उसमें आया, फिर मेरे उसमें मशरूम आया। अच्छा। जब मैंने ये देखा तो मैंने कुछ किसानों को सजेस्ट करा कि भाई आप झोपड़ी बनाइए और झोपड़ी बना के आप जाड़ों के सीजन में मशरूम लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ किसानों ने इसे फॉलो भी करा। जब उन्होंने फॉलो करा तो उन्होंने 10,000 की खाद कहीं से आसपास से परचेस करके लगाया, तो उनको 3 महीने में करीब 25,000 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसी धीरे धीरे जब बात फैली तो कुछ लोगों ने उसको अडॉप्ट भी किया। फिर मैंने खुद जब इसको आगे इसमें और रिसर्च करी और मैं बहुत से मशरूम प्लांट में गया, तो किस्मत से मुझे मशरूम प्लांट फाइनेंस करने का मौका मिला। अच्छा। जब मैंने सब कुछ देखा, उनकी वो मशरूम प्लांट को बनते हुए देखा, कॉमर्शियल मशरूम प्लांट को बनते हुए देखा, तब मेरे दिमाग में बात आई कि एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन है जिसमें आप तो अपने लिए कुछ कर ही सकते हैं, साथ साथ में आप 15 से 20 लोग वो आराम से एक रोजगार देके उनके आजीविका वो लोग अपने कमा सकते हैं। बिल्कुल।
तो मेरे दिमाग में आया और शुरू से आखिर तक फिर मेरे दिमाग में चलता रहा। जब मेरे दिमाग में बात आ गई तो फिर मेरा मन ठुक गया कि नहीं, मेरे को भाई अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो आपने फिर इस जो आप कह रहे हैं कि मशरूम प्लांट क्या आपके दिमाग में आया कि इसको हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो ये कब से आपने स्टार्ट किया आपने ये मशरूम? सर ये मशरूम प्लांट मैंने इसका प्रोडक्शन हम लोगों ने अक्टूबर 2019 से हम लोग इसको प्रोडक्शन में ले आए थे और 2019 से आज की डेट तक ये अब चालू ही है। अच्छा। और पहला प्रोडक्शन जो हमने पहले अपनी क्रॉप ली थी अक्टूबर 2019 में ली थी, 22 अक्टूबर 2019 में। इस जो मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है इसमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप की जो क्रॉप्स है, तो उस तरीके से इसको मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, ये बहुत मुश्किल का काम होता होगा। तो कैसे आप इसको हैंडल करते हैं? देखिए सर, मशरूम एक बेसिकली एक फंगस है, एक एडिबल फंगस है और इसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं। ये 3 चीजों से मेनली गवर्न होता है, एयर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अगर इन 3 पैरामीटर्स में से कोई भी आपका पैरामीटर मैच नहीं कर रहा तो आपके मशरूम में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चैलेंजेस इसमें सबसे बड़ा होता है बीमारी का, कि ये जो क्रॉप है बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। अगर हम साफ सुथरे नहीं हैं, गंदगी में अगर हम रूम के अंदर जा रहे हैं या हमारा रूम का सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी जो ग्रोइंग कंडीशंस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। थोड़ी सी भी लापरवाही आपका पूरा नुकसान। बिल्कुल। अभी हम थोड़ी देर में आपके जो प्लांट आपने लगा रखा है उसका भी विजिट करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। अपने दर्शकों को जो मशरूम से जुड़े हुए लोग हैं, जो इसकी उपज कर रहे हैं, गांव देहात में कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ग्रो किया जा सकता है, किस तरीके से उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी हम आपसे लेंगे। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि आप, जैसा आपका ध्येय ये रहा है कि आप रोजगार की तरफ कम और रोजगार देने वालों की तरफ ज्यादा आप अपना रुझान रखते हैं, तो आपके साथ कितने लोग यहाँ पर से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? सर आज की डेट में मेरे पास 13 लोग हैं। अच्छा। 13 महिलाएं हैं जो करीब आप ये मान के चलिए कि महीने में जिनको हम 18 दिन का रोजगार देते हैं। बहुत बढ़िया। जो मशरूम तोड़ने से लेके, पैकिंग से लेके और उसकी पूरी सफाई तक काम करती हैं। बाकी मेरे पास 4 लड़के जो कि जिसमें कि 3 लोग बाहर से हैं, मेरे खुद के गांव से मैंने बुलाया है, उनको काम सिखाया है, और यहाँ एक लोकल का जो हमारे इस बसानी गांव का लड़का है। तो कुल मिला के आज की डेट में हम 17 लोगों को रोजगार देते हैं। बिल्कुल। आपकी जो आपने जो एक थीम रखी हुई है कि वो आप जो है अपना एक स्वयं का प्रोडक्शन करते हुए लोगों को रोजगार से जोड़ भी रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का भी आप कार्य देख रहे हैं, और इससे जाहिर है कि निश्चित रूप से गांव देहात से जो बच्चे आ रहे होंगे आपके पास, जो इस काम को सीख रहे होंगे, वो इस कला को अपने वहां तक, इस खेती को लेके जाएंगे और वहां अपना रोजगार जरूर सृजित करेंगे। तो मैं अगर यदि ये पूछूं आपसे कि आप गांव के युवाओं को क्या इस रोजगार से जोड़ने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे और किस तरीके से वो अपना रोजगार सृजित कर सकते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम लोग आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगा कि मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, किसी को भी अगर आना है, सीखना है मशरूम, हमारे पास आ सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मशरूम जो एक ऐसी क्रॉप है जहां आप एक कमरे से, एक छोटे 10 बाय 10 के कमरे से भी एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। खासकर मेरे पहाड़ के युवा जो अभी पलायन कर गए थे, उसके बाद कोरोना के समय में वापस आए हैं जी, और जमीनें जिनके पास बहुत कम है, तो मैं उनसे ये उनको बताना चाहता हूँ कि जो गोट होता है पहाड़ में, गाय का गोट होता है, बकरी का गोट होता है, उसमें भी आराम से मशरूम लगाई जा सकती है। बिल्कुल। और ये भी बताना चाहता हूँ कि उद्यान विभाग है, वो मशरूम की जो कंपोस्ट होती है उसकी खरीद में 80% सब्सिडी देता है। तो उस 80% की सब्सिडी वाली कंपोस्ट लेके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, इसको रोजगार का एक साधन बना सकते हैं। मशरूम अपने आप में एक बहुत ज्यादा लाभदायक सब्जी है, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन B12 इसमें पाया जाता है, तो ये खाने में भी बहुत अच्छा है। और वेजिटेरियन बेसिकली जितने होते हैं उसके लिए कहा जाता है कि भाई ये तो मीट है, वेजिटेरियन लोगों का मीट है, नॉनवेज की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज की तारीख में बहुत प्रचलित हो रहा है, बहुत मार्केट भी इसकी बन रही है। और मशरूम की सिर्फ सब्जी नहीं, मशरूम का अचार, मशरूम का मुरब्बा, इन सब पे काम चालू है। जी। तो मेरी युवाओं से यही अपील है कि एक बार आके देख के, जो भी आपके नजदीक कोई ट्रेनिंग सेंटर है, कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां जाके एक बार मशरूम की ट्रेनिंग जरूर लें। तत्पश्चात अपने उद्यान अधिकारी जो भी आपके नियत उद्यान विभाग है वहां जाके ये एक बार करके जरूर देखें। ये करके ही आपको समझ में आएगा, और आप करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको इसमें एक बहुत अच्छा मुनाफा होगा और आप इसमें जरूर आगे बढ़ेंगे।
राहुल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप जो एक नई पीढ़ी को जो पलायन के शिकार हो रही है, पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, उनको एक संदेश देते हैं कि आप मशरूम के उत्पादन के माध्यम से बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। अपने गांव में रह करके अपने पुराने मकानों को आबाद कर सकते हैं, वहां पर इस प्रोडक्शन प्लांट को आप लगा सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपके संज्ञान में एक चीज ये भी लाना चाहूंगा, मैं एक एनजीओ भी रन करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड एमेच्योर टैलेंट। तो मैं इसके माध्यम से आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी गांव के बेरोजगार बच्चे हैं, जिनके पास खाली मकान पड़े हुए हैं, मैं उनको कभी उनका एक ट्रिप करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके इस प्लांट में ला करके उनको कुछ 10-15 दिन का प्रशिक्षण दिलवाना चाहता हूं, ताकि वो लोग भी अपने गांव लेवल पर रोजगार का सृजन करें। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पहाड़ का युवा जो आज की डेट में दिल्ली बॉम्बे जाके एक छोटे से काम करके, जिस उस बेचारे को वहां कुछ बचता भी नहीं होगा, अपने घर पे रह के कैसे एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है और अपना अच्छा परिवार पाल सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप कभी भी एनी टाइम आप हमारे पास आ सकते हैं प्रशिक्षण के लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं, हमारा ध्येय भी, हमारा मेन मोटिव भी यही है कि हम कैसे आज की तारीख में इस प्रदेश के युवा को जो कि पलायन का शिकार है, कैसे उसको स्वर्गवाद दे के कैसे उसको यहाँ रोक सके, और इस उनकी उन्नति नहीं, उनके यहाँ रुकने से इस प्रदेश की भी उन्नति हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सही मैसेज आपने दिया है कि जो युवा पीढ़ी हमारी है, विशेष तौर पे जो तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश यदि वो किसी जॉब को पाने में असमर्थ रहते हैं, तो वो इस रैट रेस में शामिल ना हो कि वो केवल रोजगार से ही अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, बल्कि वो छोटे मोटे अपने स्टार्टअप शुरू करके, अपने व्यवसाय शुरू करके, उद्यम शुरू करके भी गांव देहात में भी अपना रोजगार सृजित कर सकते हैं। पढ़े लिखे का गुण कहीं बेकार नहीं जाता है। आपकी पढ़ाई यदि अच्छे संस्थान से हुई है तो राहुल जी की तरह आप भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और कई लोगों को, जो बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। एक होता है कंपोस्टिंग, एक होती है ग्रोइंग। ठीक ठीक। कंपोस्टिंग का मतलब मशरूम का जो सबस्ट्रेट है जिसपे मशरूम उगता है, कंपोस्ट उसको बोलते हैं, उसको बनाना है। तो कंपोस्ट बनाने के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कंपोस्टिंग यार्ड, एक होता है फेज 1, एक होता है फेज 2। कंपोस्टिंग यार्ड बेसिकली होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है, मेनली सबस्ट्रेट हम लोग यहाँ यूज करते हैं गेहूं का भूसा। जी जी। तो जो ये भूसी है, इस भूसी को हम यहाँ लाते हैं और उसमें इसको स्प्रेड करके कम से कम 2 से 3 दिन तक फैलाते हैं। जी जी। 3 दिन फैलाने के बाद हम इसमें मिक्स करते हैं मुर्गे की बीट, चोकर, जिप्सम और यूरिया। ओके। इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पलटी लगाते हैं मिक्सिंग करने के लिए। पलटी लगाने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए जब प्रॉपरली मिक्स हो जाता है तो हम इसको 1 से 2 दिन तक ऐसे हीप बना के बाहर छोड़ देते हैं। और देखिए जब हीट करते हैं तो ऐसे हीट जनरेट होती है। ये गर्म है। हीट जनरेट होने के बाद क्या है, इसमें से अमोनिया गैस निकलने लगती है। ये प्रोसेस चलता है करीब, जब यहाँ पे मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है और हीप बन जाता है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको उठा के, ये जो हमारा हमने भी लोडर ये बनाया ट्रैक्टर से, जी। इस लोडर के जो हम इसको डालते हैं, ये जो फेज 1 बुनकर होता है, इसमें जब ये लोड होती है तो इसमें ये परफोरेटेड फ्लोर है, परफोरेटेड फ्लोर, इसमें होल्स है, सारे होल्स हैं, इसके ब्लोवर्स पीछे लगे हुए हैं। इन ब्लोवर से क्या हवा आती है। अच्छा। तो ये कंपोस्ट को क्या करता है, जो कंपोस्ट, जो गर्म कंपोस्ट है, इसको एनारोबिक होने से बचाता है। इसमें से बीच में हम इसको हवा देके इसको ठंडा करते हैं। ओके। इस फेज 1 में जो है, इसका कंपोस्ट का टेम्परेचर 75 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक हम लेके जाते हैं। ओके। उसके बाद क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, टोटल 4 टर्निंग्स करते हैं। टर्निंग्स करते हैं हम बेसिकली अमोनिया जो इसमें जनरेट हो रहा है उसको निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इसके अंदर जैसे डालते हैं, उसके बाद 1 दिन का रेस्ट देते हैं, फिर तीसरे दिन फिर बाहर निकाल के टर्निंग करते हैं। अच्छा। फिर टर्निंग अंदर आता है, फिर 1 दिन का रेस्ट देते हैं, फिर हम उसको फिर अगेन 3rd डे हम उसको बाहर निकाल के टर्निंग करते हैं। इसी प्रोसेस में हम इसमें 3 से 4 टर्निंग करते हैं। तो जो कंपोस्ट इस फेज 1 में रहती है वो 7 से 8 दिन तक रहती है। अच्छा। 7 से 8 दिन तक रहने के बाद जब इस कंपोस्ट में हमें लगता है कि हाँ ये रेडी है पास्चराइजेशन के लिए, तो हम इसको डालते हैं। इस पास्चराइजेशन पूरी बंद है, इसमें भी अंदर सामान है, माल है। तो ये जो पास्चराइजेशन टनल है, इसकी पूरी पैक्ड होती है, जैसे ये आगे से खुला हुआ है, ये पूरी पैक्ड है। अच्छा। इस पास्चराइजेशन टनल के अंदर ये जो भी कंपोस्ट जो बनी है, इसमें ट्रांसफर करने के बाद इसको हम टेम्परेचर लेके जाते हैं। इसमें कंपोस्ट कम से कम 7 दिन रहती है। तो पहले 1st और 2nd डे की कंडीशनिंग होती है, तीसरे दिन हम इसको पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज में हम टेम्परेचर इसका लेके जाते हैं 59 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 घंटे तक 59 सेंटीग्रेड,
और उसके बाद हम टेम्परेचर वापस लेके आते हैं 51 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 8 घंटे 51 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अगेन 4th, 5th और 6th डे हम इसकी कंडीशनिंग करते हैं 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बीच में रखते हैं। 3 डेज की कंडीशनिंग करते हैं और बाकी जो बची अमोनिया है वो इसमें से निकाल देते हैं। तो इस तरह टोटल करीब 16 से 18 दिन के बीच में ये कंपोस्ट आपकी मशरूम सबस्ट्रेट स्पॉनिंग के लिए तैयार हो जाता है। स्पॉनिंग होती है जब आपकी एक बार कंपोस्ट बन जाती है तो उसमें हम कंपोस्ट को मिक्स कैसे करते हैं, तो बिजाई करते हैं। तो हम बीज आता है, बीज बेसिकली यहाँ कोई लैब अभी हल्द्वानी हमारे नियर बाई एरिया में है नहीं, और पंतनगर यूनिवर्सिटी नियरेस्ट लैब है, लेकिन वो उतना स्पॉन दे नहीं पाते, सप्लाई नहीं कर पाते। तो मेरी जो कॉमर्शियल स्पॉन है वो सारा दिल्ली से आता है। दिल्ली से आने के बाद हम उसमें यहाँ पीछे हमारा जो यार्ड बना हुआ है हम उसमें स्पॉनिंग करते हैं। ये वाला गेट हम लोग खोल लेते हैं, यहाँ से हमको बाहर आती है, इस एरिया में हम स्पॉनिंग करते हैं, मिक्स बीज मिलाया जाता है कंपोस्ट के अंदर। उसके बाद हम इसको शिफ्ट करते हैं रूम में। तो इसमें जब एक बार स्पॉनिंग करके अंदर लाया जाता है तो अंदर रखने के बाद इसमें होता क्या है कि स्पॉन जो होता है उसको स्पॉन रन बोलते हैं। माइसीलियम रन होता है। माइसीलियम रन जो है वो कंप्लीट होता है 8 से 10 दिन में। 8 से 10 दिन में कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं, मशरूम को मीडियम देते हैं ग्रो करने के लिए। तो हम इसमें डालते हैं केसिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं केसिंग। केसिंग हम जो कोकोपीट होता है, नारियल का जो बुरादा होता है आगे का कवर का, उसको यूज़ करते हैं बेसिकली। उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं केसिंग। केसिंग करने के बाद क्या करते हैं, जब इसके ऊपर हम केसिंग डाल देते हैं तो क्या जो नीचे का माइसीलियम होता है ऊपर केसिंग में आ जाता है। तो बेसिकली ये ग्रोथ मीडिया है मशरूम के बाहर निकलने। तो जब हम इसमें केसिंग कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि इसमें केस रन होता है। केस रन में इसके ऊपर पूरा माइसीलियम फैल जाता है। माइसीलियम फैलने के बाद इसमें हम 8 से 10 दिन के बाद हल्की सी कवरिंग करते हैं और इसको फ्रेश एयर देना स्टार्ट करता है ताकि पिनिंग्स बनने लगे। अगेन फिर 5-6 दिन में पिनिंग्स बनती हैं और 3-4 दिन के अंदर ये छोटी छोटी पिनिंग जो है पूरे मशरूम में ग्रो जाती है। जैसे ये बड़े बड़े में ज़्यादा हुई ये 3-4 दिन में पूरा फ्लश ये स्टार्ट हो जाएगा। जी। 3 फ्लश लेते हैं, कोई भी कमर्शियल है, नॉर्मली हम 3 फ्लश लेते हैं। पहले फ्लश में जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन निकलता है 40 to 15%, 40 to 50% निकलता है। सेकंड में 20 to 30%, 35 to 30% निकल जाता है। जो आखिरी फ्लश होता है, थर्ड फ्लश, उसमें बचा हुआ जो 20-25-30% है वो निकलता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है फर्स्ट फ्लश में निकलता है। अलग अलग उसमें 3 फेजेस निकलते हैं। पहला फ्लश आपका 4 से 5 दिन चलता है। उसके बाद एक गैप आता है, फ्रेश फीडिंग आती है 5 से 6 दिन के बाद। फिर अगेन वो जो सेकंड फ्लश होता है वो 4 से 5 दिन चलता है। फिर एक गैप आता है, फिर जो तीसरा फ्लश होता है अगेन वो 2 से 3 दिन चलता है। किसी का साइज जो है काफ़ी बड़ा दिख रहा है। इसमें ये इनिशियली ये लोग ग्रो हो रहा है। इसमें तो ऐसा होता है कि बाइसेप्स केसिंग में थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन नॉर्मली क्या है कि 3-4 दिन के बाद ये फ्लश बिल्कुल सिमिलर यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये फ्लश ऑटोमेटिकली सारा यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हम ये जो बड़े बड़े मशरूम तो हो गए हैं इनको पिक कर लेंगे, इसको निकाल लेते हैं। बाकी फिर यूनिफॉर्मिटी इसमें 2-3 दिन में अपने आप बन जाता है। सभी ये बिल्कुल अब लगभग इस पर हैं जी। इस रूम का टेम्परेचर का मेन रोल रहता है इसमें। जैसे हम स्पॉन रन कराते हैं तो स्पॉन रन के टाइम पे हमें टेम्परेचर 25 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे कम है तो स्पॉन रन नहीं होगा, इससे ज़्यादा है तो भी स्पॉन रन होगा तो माइसीलियम खराब हो जाएगा, उसमें बीमारियाँ आ जाएंगी क्योंकि ये फंगस है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो रहता है वो 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और उसके बाद इसके अलग अलग प्रोसेस है। स्पॉन रन का टेम्परेचर 26 to 27 है। उसके बाद जब हम इस पर केसिंग कर देते हैं तो फिर 80 to 20 डिग्री हमको माइसीलियम को फैलने के लिए चाहिए। ग्रोइंग के समय में टेम्परेचर का 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फ्रूटिंग का टेम्परेचर जो है पिनिंग बनने के लिए और मशरूम जब स्टार्ट होता है ब्रेकिंग तो उसका टेम्परेचर था 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। अगर इसमें टेम्परेचर में कहीं से भी ऊपर नीचे हुआ तो ये क्रॉप नहीं निकली, क्रॉप खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। दूसरा एयर एंड ह्यूमिडिटी, ये 3 जो पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, एयर एंड ह्यूमिडिटी, ये पूरे मशरूम को रेगुलेट करते हैं। अच्छा। एयर ज़्यादा है तो आपके मशरूम में स्केल्स आने लगेंगे। अगर आपके कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो पहले तो स्पॉन रन के लिए स्पॉन रन के फेज में CO2 ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जब फ्रूटिंग आता है तो अगर CO2 बढ़ेगी तो आपके मशरूम की डंडी बढ़ी जाएगी, आपका मशरूम फूल जाएगा, आपकी मशरूम क्वालिटी खराब होगी। तो ये तो 3 चीज़ें हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एयर, ये रेगुलेट करना पड़ता है। इसके लिए हमने ये चूज़ लगाए हुए हैं जिसमें वो हमको इंडिकेट कर देते हैं कि हमारे कमरे का CO2 लेवल बढ़ गया है, हमारे टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी कम है, तो वो हमें इंडिकेट कर देता है। उस हिसाब से हम इसको मेंटेन करते हैं। एक कमरे में हम लोग करीब 2200 बैग लगाते हैं। 2200 बैग 22 टन खाद होती है। अच्छा। तो इस 22 टन में से हम 20 to 22% मशरूम ले लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप मानेंगे तो एक कमरे से हम करीब 4 टन के आसपास मशरूम लेते हैं। 4000 kg है मशरूम
एक कंप्रेसर तोड़ देंगे। अच्छा। जैसा आपने बताया ना कि जो खाद आप तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आप कहीं और जगह भी सप्लाई करते हैं? जी, हम लोग सप्लाई करते हैं। हम लोग उद्यान विभाग को सप्लाई करते हैं। बाकी और भी बहुत से जो किसान हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं कई सालों से, वो हमसे कंपोस्ट लेके जाते हैं। और आजकल सरकार की योजना है, जिला योजना के अंतर्गत जो उद्यान विभाग है वो किसानों को जो मशरूम पहाड़ों में लगाते हैं उनको सब्सिडाइज रेट पर कंपोस्ट सप्लाई करता है। अच्छा। तो वो कंपोस्ट भी हम लोग पहाड़ों में सप्लाई करते हैं, इधर प्लेन्स में भी करते हैं, नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा जिले में। अच्छा। इस जगह पर हम लोग कंपोस्ट बता रहा था कि हम लोग साइकिल बनाते हैं। तो ये कमरे से हम प्रोडक्शन ले चुके हैं, सारा मशरूम तोड़ चुके हैं। 21 तारीख को हमने इसमें आखिरी प्रोडक्शन लिया था। 22 की सुबह तक हमने इसमें से कुछ करीब 60 किलो 70 किलो मशरूम तोड़ा। अभी कमरा ओवर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मशरूम है हमारे लिए बेकार है, अब इन बैग्स को उठा के कहीं पे स्टोर कर देंगे, क्योंकि इसकी कंपोस्ट बनती है और कंपोस्ट यूज़ होती है। जो ये कंपोस्ट है खेतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स कंपोस्ट है। लोग खेतों में लेके जाते हैं, किसान हमसे लेके जाते हैं, अपने खेतों में डालने के लिए। तो ये कंपोस्ट जो है ना, कितनी बार तक इस्तेमाल की जाती है? ये कंपोस्ट एक क्रॉप में एक बार इस्तेमाल होती है, सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती है। इस कमरे से हम प्रोडक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी। 22% प्रोडक्शन हम ले चुके हैं। हमने इसमें से 2200 बैग डाले थे। 2200 बैग में से हम इसमें 4200 के आसपास 4200 kg प्रोडक्शन इससे ले चुके हैं। राहुल जी, आपने हमसे बातचीत करी, हमारे धात सुनो चैनल पर आप आए, आपने समय दिया और आपने इतने शानदार प्लांट को हमको दिखाया। और मैं युवाओं से जरूर ये निवेदन करूंगा कि आपसे संपर्क करें और अपने कार्य को बदस्तूर जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।